दोस्तों, जेके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी यानी उसके प्रारंभिक इंट्रो देखा, क्या क्या उपाधियां थी, उसके क्या विजय अभियान थे और क्या विद्रोह थे। विजय अभियान को हमने कंटिन्यू किया था और एक विजय अभियान भी पढ़ा था जो उसके द्वारा चलाया गया था, रणथंभौर अभियान। उसके बाद में एक व्यक्ति का इंट्रो होता है, उसी का बेटा या दामाद कह सकते हैं, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, यानी अली गुरसास उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। वह कड़ाई मानिकपुर का इक्तादार था और उसने दो महत्वपूर्ण अभियान करते हैं, एक बिलसा का अभियान और एक चंदेरी का अभियान। चंदेरी के अभियान वह चंदेरी के अभियान है और लेकिन दक्षिण में पहुंच जाता है, और दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी वही है जिसने दक्षिण के अभियान चलाया। यानी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी की पृष्ठभूमि तैयार होगी वो आज इसी वीडियो लेक्चर में तैयार होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सारे विजय अभियान, किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, वो आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हालांकि है ये जलालुद्दीन खिलजी का पार्ट नंबर 2, तो कंटिन्यू करता हूं। यानी हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ रहे थे, जलालुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के विजय अभियान पढ़ रहे थे। विजय अभियान हमने एक विजय अभियान तो कंप्लीट कर लिया था, रणथंभौर का विजय अभियान। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक यानी दामाद या भतीजा था, ये दामाद भी है और भतीजा भी है। इसका नाम था अली गुरसास, यानी दामाद या भतीजा है, इसका नाम है अली गुरसास। इसी को आगे चलकर अलाउद्दीन का नाम दिया, अलाउद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश से था इसलिए खिलजी था, अलाउद्दीन नाम दिया। यह इसी के भाई यानी जलालुद्दीन खिलजी के का भाई था, यानी इसका पिता, दामाद या भतीजे के पिता का नाम था जलालुद्दीन सिहाबुद्दीन, यानी ये जलालुद्दीन खिलजी का भाई, ये इसका बेटा है। अब ये दो विजय अभियान चलाता है, और विजय अभियान क्या चलाता है तो देख लीजिए, मोस्ट हैवी स्टार लगाना। इसने दो विजय अभियान चलाए, एक तो चलाया था 1292 ईडी में, एक चलाया था 1296। 1292 ईडी में इसने विजय अभियान चलाया था बिलसा में, यानी बिलसा के साथ साथ में इसने अभियान चलाया था चंदेरी। अब जैसे ही चंदेरी की विजय होगी तो इस अभियान के दौरान यह अवध का इक्तादार बना दिया जाएगा, अवध का इक्तादार। और 1296 एडी में इसने अनुमति मांगी थी, अनुमति मांग रहा है कहां की, तो चंदेरी के विजय अभियान की, यानी ये चंदेरी जा रहा है। लेकिन वास्तव में चला कहां गया, तो ये वास्तव में चला जाता है देवगिरी पर, और ये अभियान चलाता है देवगिरी का अभियान। स्टार लगाना भी ये प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण भारत पर अटैक किया था, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, यानी अब तक सुल्तान नहीं बनाया, लेकिन ये दक्षिण भारत को भी जीतेगा, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो दक्षिण में भी जा रहा है। ये देवगिरी है। इस समय देवगिरी पर यादव वंश का शासन है, तो मैं डिटेल बता देता हूं। यानी यादव वंश का शासन है। यादव वंश के शासक का नाम क्या था, तो यहाँ शासक का नाम था रामचंद्र देव, इसी के बेटे का नाम था शंकरदेव, जिसे सिंघम देव भी कहते हैं, वो भी हारता है। प्रथम बार दक्षिण अभियान हो रहा है, यानी दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार दक्षिण अभियान किसने किया था, तो प्रथम बार दक्षिण अभियान कौन कर रहा है, तो भाई अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। किसके टाइमिंग पीरियड में कर रहा है, तो जलालुद्दीन खिलजी के कर रहा है। ये प्रश्न आज से 10 बार पहले पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसके कार्यकाल में पहली बार दक्षिण पर अभियान हुआ था, तो कौन सुल्तान आया, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन किया किसने था, तो अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसास को नहीं किया था। तो और कितने सैनिक लेकर गया था, तो ये कुल 8000 सैनिक ही लेकर गया था। तो ये याद रखना, 1292 ईडी में कहां अभियान होता है, बिलसा में, और बिलसा के बाद में चंदेरी अभियान किया था। लेकिन चंदेरी की अनुमति मांगकर ये कहां चला जाता है, तो देवगिरी में चला जाता है। देवगिरी के शासक का नाम यानी किस वंश का शासन था, यादव वंश का। शासक का नाम रामचंद्र देव। देवगिरी का अभियान पहली बार यानी दक्षिण में अभियान चलाया जाता है, और कितने लोगों के साथ में गया था, तो 8000 लोगों की। तो हम ये तो कोई नहीं, बस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिलसा का अभियान कब हुआ था, तो 1292 में।
अब चंदेरी वाले अभियान, इस देवगिरी वाले अभियान की डिटेल पढ़ लेते हैं। कुछ नहीं है, कहानी है, बस ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला आदमी कौन था, यानी पहला व्यक्ति जिसने दक्षिण में विजय हासिल की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी है। यानी ये समुद्रगुप्त की तरह एक नीति अपनाएगा, हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो ये जा कहाँ रहा है, चंदेरी से, यानी चंदेरी की अनुमति मांगी, लेकिन जा कहाँ रहा है, तो देवगिरी जा रहा है। यानी इसे ये सूचना मिल जाती है, जब चंदेरी पर अभियान चलाया जाता है तो चंदेरी पर इसे सूचना मिल जाती है कि आप दक्षिण भारत में जाओ, पूरा खजाना वहां दबा हुआ है। तब इसी अभियान के दौरान इसने मन बना लिया था कि मैं दक्षिण पर अभियान में दक्षिण में देवगिरी पर अभियान चलाऊंगा। अभी मैंने बताया था कि यह कहां का इक्तादार था, तो अवध का इक्तादार था। तो इसने अवध की इक्तादारी अपने मित्र को सौंप देता है, जिसका नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क को सौंप दी, ये इसका मित्र है। यानी अवध की इक्तादारी किसको सौंप कर जा रहा है, अलाउल मुल्क को। और देवगिरी जाते समय ये एक अफवाह उड़ा देता है। अफवाह क्या उड़ाता है कि मेरी तो सुल्तान से लड़ाई होगी, यानी मेरी सुल्तान से लड़ाई हो गई है और मैं दक्षिण में होयसल दरबार जा रहा हूं, वहां नौकरी करूंगा। मैं दक्षिण जा रहा हूं, दक्षिण में होयसल दरबार जा रहा हूं, वहां यहां सरकारी नौकरी करूंगा, किसी पद पर कार्य करूंगा। अब देखो, इस अफवाह की वजह से, यानी जितने भी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहा है, तो किसी भी शासक ने इसका विरोध नहीं किया, यानी किसी भी शासक ने इसको रोका नहीं। तो ये बात भी होगी। अब जैसे ये पहुंच जाता है देवगिरी। अब देवगिरी का इस समय शासक कौन था, तो रामचंद्र देव। अब रामचंद्र देव को ये बात समझ में नहीं आती कि ये वास्तव में शरण लेने आया है, यानी ये देवगिरी से नीचे पड़ता है होयसल दरबार। जैसे होयसल दरबार, यानी इसको जाना तो होयसल दरबार, अफवाह तो ये थी, लेकिन ये देवगिरी पर कर देता है अटैक, यानी रामचंद्र पर कर देता है आक्रमण, 8,000 सेना सहित। अब जैसे ही आक्रमण करता है तो ये डायरेक्ट महल पर आक्रमण कर देता है। रामचंद्र देव को समझ पाता इससे पहले ये विजय हो जाता है। जैसे ही विजय हुई तो इसने खूब लूटपाट की, यानी यहां का खूब धन लूटा गया। अब इसी समय इस रामचंद्र देव का बेटा था, जिसका नाम था शंकर देव या सिंघम देव भी कहते हैं, यानी इसका बेटा है। इसके बेटे का नाम था शंकर देव, या इसी को कहते हैं सिंघम देव। अब ये होयसल दरबार लड़ने गया था, होयसल में लड़ाई के लिए गया हुआ था। अब ये रामचंद्र देव का बेटा कहां है भी, यानी होयसल दरबार में लड़ाई के लिए गया हुआ है। अब ये वापस राजधानी की तरफ लौटता है। देखना कहानी क्या पड़ रही है। देवगिरी में रामचंद्र देव पर अटैक हो जाता है और अटैक में डायरेक्ट विजय हो जाती है, यानी सीधा महल पर अटैक कर दिया था और महल पर सीधे विजय हो जाती है। यानी रामचंद्र देव को समझ ही नहीं पाता, इससे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। जैसे ही विजय होती है तो ये खूब लूटपाट करता है। इस बात की सूचना इसके बेटे यानी रामचंद्र यादव के बेटे शंकर देव को चलती है, तो ये होयसल दरबार से वापस राजधानी आता है, यानी देवगिरी आने का प्रयास करता है। अब इधर से अलाउद्दीन खिलजी चल पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी और तो और यहां पर 8,000 सेना सहित आया था, और यहां उसने एक और अफवाह उड़ा दी कि अभी तो मैं 8,000 की सेना सहित आया हूं, अभी तो 12,000 की सेना और आ रही है मेरे पीछे। इसलिए रामचंद्र देव ने यहां कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया, यानी रामचंद्र देव पूर्णतः परास्त हो जाता है। आत्मसमर्पण तो नहीं किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी यहां से निकलता है शंकर देव के लिए लड़ाई के लिए, और 7,000 सैनिकों के लिए 1,000 सैनिक यहां छोड़ देता है। देखना कहानी कहां। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी और शंकर देव में लड़ाई होती है बीच रास्ते में। अलाउद्दीन इस लड़ाई में शंकर देव विजयी होने वाला था, यानी अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः ये लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी हार जाएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत काम करती है कि ये 1,000 सेना जो शेष बची हुई थी, इसका हेड था नसरत जलेसरी। नसरत जलेसरी, इसी को इतिहास में नुसरत खान के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की किताबों में नुसरत खान नाम दे रखा है, नसरत जलेसरी नहीं दिया, तो ध्यान रखना नसरत जलेसरी है। ये 1,000 सेना सहित आ जाता है। अब कहानी क्या है कि शंकर देव विजयी होने वाला था, अलाउद्दीन खिलजी हारने वाला था, 1,000 सेना आ जाती है। तब ये अफवाह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोबारा उड़ा दी जाती है कि अभी 12,000 की सेना मेरी आ चुकी है। तब शंकर देव उल्लेख मिलता है कि शंकर देव
और यहाँ का शासक कौन था? अभी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव इन्होंने कहते हैं आत्मसमर्पण कर दिया। ये लोग यानी देवगिरी पर विजय हासिल हो जाती है। अब जैसे ये विजय हासिल होती है तो निर्णय क्या होता है? निर्णय ये होता है, यानी देवगिरी की विजय हुई तो निर्णय क्या हुआ? निर्णय ये हुआ कि यहाँ की एक एलिचपुर की जागीर थी, यानी एलिचपुर की जागीर है, वो एलिचपुर की जागीर की वार्षिक आय दिल्ली दरबार में भेजी जाएगी, दिल्ली भेजी जाएगी और इसे खूब सारा धन दिया जाता है। इस प्रकार इसने देवगिरी की विजय की थी। तो पूरा आई होप आपको समझ में है। यानी यह अवध का इक्तादार था। अवध की इक्तादारी किसको सौंप देता है? तो अलाउल मुल्क अपने मित्र को सौंपकर अभियान की अनुमति, यानी सुल्तान से अनुमति मांगता है चंदेरी की, लेकिन चला कहा जाता है देवगिरी। 1296 AD की बात है। अलाउल मुल्क को सौंपी और अफवाह उड़ा देता है कि मेरी लड़ाई सुल्तान से हो चुकी है, इसलिए मैं होयसल दरबार जा रहा हूँ और नौकरी करूंगा वहां। इसलिए कहते हैं कि तत्कालीन जो भी शक्ति रियासतें थी उन्होंने इसका रास्ता नहीं रोका। अब ये डायरेक्ट पहुंच जाता है देवगिरी और देवगिरी पर रामचंद्र देव पर अटैक कर देते हैं। रामचंद्र देव पर 8000 सेना सहित अटैक कर देता है। 8000 सेना सहित अटैक करता है और ये यानी इसको विजय हो जाती है, महल पर कब्जा होता है। तो इसने अफवाह उड़ा दी कि अभी तो 8000 की सेना सहित आया हूं, 12000 की सेना तो पीछे आ रही है। लेकिन इसी समय रामचंद्र देव का बेटा था शंकर देव, जिसे सिंघन देव भी कहते हैं, ये होयसल दरबार गया था। इसको सूचना मिलती है कि दिल्ली से अटैक हो गया है और ये वापस दिल्ली की ओर आता है। 7000 की सेना सहित शंकर देव और अलाउद्दीन खिलजी की मध्य लड़ाई होती है। अलाउद्दीन खिलजी हारने वाला था कि अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत चमकती है कि 1000 सेना जो महल में छोड़कर आया था वन, उसका नेतृत्व कर रहा था नसरत जलेसरी। नसरत जलेसरी यहाँ आ पहुंचता है। जैसे ही नसरत जलेसरी आता है तो यह अफवाह उड़ाई जाती है कि 12000 की जो सेना शेष रही थी वो यहाँ आ चुकी है। इसलिए शंकर देव और रामचंद्र देव ने, यानी जो यादव वंश के शासक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और निर्णय यह लिया कि एलिचपुर की, यानी जो देवगिरी की जागीर थी, उसकी वार्षिक आय को दिल्ली भेजी जाए। ये था चंदेरी या देवगिरी का बिल। अब देखो भी, ये देवगिरी का अभियान करता है और वापस आ जाता है। अब इस बात की सूचना भी पता कहां चलेगी? दिल्ली तो पहुंचेगी। अब देखो, इस समय जलालुद्दीन खिलजी क्या कर रहे हैं? जलालुद्दीन खिलजी, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जीता था उस समय जलालुद्दीन खिलजी कहां था? तो जलालुद्दीन खिलजी एक तो मौके का था ग्वालियर में, और इसका एक सहयोगी था अहमद चप। अहमद चप इस जलालुद्दीन खिलजी को यह कहता है कि आप ग्वालियर से सीधा चंदेरी आ जाओ, यानी ग्वालियर से सीधा चंदेरी होगा और वह दक्षिण दरबार से, यानी देवगिरी से आएगा, चंदेरी के रास्ते से होकर आएगा। जितना भी लूटा हुआ माल है ना इसमें, उसको हम ये ले लेंगे। यानी मैंने आपको बताया था कि बिलसा अभियान, जब चंदेरी का अभियान चलाया जाता है, बिलसा का अभियान चलाया जाता है, तो किसी व्यक्ति ने इसने कहा था कि अगर कभी सुल्तान के खिलाफ में विद्रोह करना होना तो आपके पास में खूब सारा पैसा होना चाहिए। अगर आपका पैसा आपके पास में है तो जितने भी आपका विद्रोह करते हैं तो आप उनको पैसे के दम पर खरीद सकते हैं। ये बात अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में सेट थी और इसीलिए इसने लूटपाट की और सारा का सारा धन इकट्ठा करता है और ये यानी वापस चला जाता है। लेकिन इस समय कंडीशन देखना, जलालुद्दीन खिलजी कहाँ है? ग्वालियर में। और इसको अहमद चप ये कहता है कि आप चंदेरी आ जाओ और सारा का सारा लूटा हुआ माल इससे हम ले लेंगे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को अपने ही भतीजे पर विश्वास था, ये ग्वालियर की, यानी ग्वालियर से चंदेरी जाने की बजाय यह सीधा कहां पहुंच जाता है? दिल्ली पहुंच जाता है, यानी ये रास्ते में आए हैं। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब अलाउद्दीन खिलजी कहां का इक्तादार था? भी तो अवध का, अवध, कड़ा, मणिपुर, इनका इक्तादार था। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी एक एक कड़ा पहुंच जाता है, कड़ा व मणिपुर पहुंचा, यानी जहां का इक्तादार था। हालांकि ये अवध का भी इक्तादार था, कड़ा व मणिपुर का भी इक्तादार था। यानी अवध की इक्तादारी से बाद में मिलती है, पहले इक्तादार इनकी थी। इसका भाई था
अलाउद्दीन खिलजी का भाई है जिसका नाम है उल्लू खां, उसकी उपाधि थी अल्मास बेग। अल्मास बेग, जिसकी उपाधि थी उल्लू खां यानी महान खान। यह अल्मास बेग को एक बात कहता है और इसके द्वारा एक संदेश दिल्ली पहुंचाया जाता है, यानी जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचाया जाता है, एक संदेश पहुंचाया जाता है। अब वो संदेश क्या था तो वो भी सुन लीजिए। अब ये संदेश कहता है कि मैं बहुत डर गया हूं, मैं बहुत डरा हुआ हूं। यह इसकी चाल थी, मैं डरा हुआ हूं, मुझे माफ करें, अगर आप माफ नहीं करते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अगर आत्महत्या नहीं की तो मैं बंगाल भाग जाऊंगा। यानी बंगाल विद्रोहियों, जितने भी विद्रोही थे वो कहां भागते थे, वे बंगाल भागते थे। इसलिए ये कह रहा है कि मैं अगर आप माफ नहीं करते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अगर और तो और नहीं तो मैं बंगाल भाग जाऊंगा। आप कड़ा आ जाइए, आ जाएं और कड़ा आकर जितना भी लूटा हुआ धन है, लूटा हुआ धन वो ले जाएं। अब जलालुद्दीन खिलजी को क्या था, अपने ही भतीजे पर विश्वास था, वह इसकी चाल में फंस जाता है। यानी ये कड़ा है मानिकपुर से अल्मास बेग के माध्यम से दिल्ली एक संदेश भिजवाता है कि मुझे माफ करें, मैंने लूटपाट की है, वह आप कड़ा आ जाइए और सारा धन लूट कर ले जाए। अब थोड़ा सा मैप बना के आपको समझाने का प्रयास। अब ये देखो, ये दिल्ली है। अब इस समय ये गंगा नदी वाला रास्ता है, यहां कड़ा पड़ता था, यहां मणिकपुर। अब सुल्तान क्या करता है, सुल्तान यानी जलालुद्दीन खिलजी गंगा नदी के माध्यम से, यानी स्थल मार्ग से नहीं जल मार्ग से सुल्तान आता है, जल मार्ग से आ रहा है सुल्तान। लेकिन सुल्तान का सहयोगी कौन था, तो अभी मैंने बताया अहमद चक। अहमद चक को अलाउद्दीन खिलजी पर भरोसा नहीं था, इसलिए अहमद चक क्या करता है कि स्थल मार्ग से अपनी सेना सहित, यानी स्थल मार्ग से सेना सहित कहां आता है, तो अहमद चक आता है स्थल मार्ग, अहमद चक। ये लोग, यानी जलमार्ग से कौन आ रहा है, तो जलमार्ग से जलालुद्दीन खिलजी आ रहा है, और स्थल मार्ग से कौन आ रहा है, तो स्थल मार्ग से ये आ रहा है भी अहमद चक। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चल जाती है, यानी ये दाएं तट पे था, ये बाएं तट भाग जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चल गई कि अहमद चक पीछे पीछे सेना सहित आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि इस अड़कड़ा से क्या करता है, ये मणिपुर भाग जाता है। अब ये देखो, सेना तो यहां पहुंची और भागा तो भागा, इसने सुल्तान से ये कहा कि मैं बहुत डरा हूं, इसलिए आप कड़ा नहीं मणिकपुर आ जाए। अब सुल्तान भी इतना विश्वासी, अंधा विश्वासी था कि इसके पीछे मणिकपुर भी चला जाता है। अब पीछे घटना क्या हो जाती है कि घटना ये होगी कि जो स्थल मार्ग से अहमद चक आया था, अहमद चक यहां पहुंच जाता है, लेकिन गंगा की विशाल धारा को पार करने में सक्षम नहीं थी। पूरी सेना कैसे पार कर जाएगी, यानी नाम में कितने जा सकते हैं, 10-20 लोग जा सकते हैं। अब ये तो पूरी सेना सहित आया था, सेना पार नहीं कर सकी, इसलिए इसको मजबूरन यहां रुकना पड़ा था। अब ये पहुंच जाते हैं कहां भी, मणिकपुर। मणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, सुल्तान पास में जाते हैं। अब जैसे ही सुल्तान पास में जाता है तो इसका पता इसको चल जाता है जलालुद्दीन खिलजी को कि अब मेरी मौत निश्चित है, यह एक षड्यंत्र था जो मेरे खिलाफ में रचा गया था। जलालुद्दीन खिलजी अपनी तलवार निकालना चाहता है। अब तलवार निकालना चाहता है तो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है सलीम, एक का नाम है इख्तियारुद्दीन बूद, इख्तियारुद्दीन बूद। यानी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास में पता जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी
एक तो अलाउद्दीन खिलजी जब मणिपुर जलालुद्दीन के पहुंचता है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ये और कहलवा देता है कि सुल्तान के पास में जितनी भी शाही सेना है, यानी जो भी अंगरक्षक थे शाही सेना, वो भी दूर रहे और जितने भी हथियार हैं वो भी छोड़ कर आए, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। लेकिन सुल्तान कहते हैं पूरी तरह इसकी चाल में आ गया था और जितने भी अस्त्र शस्त्र जितनी भी सेना थी सब पीछे छोड़ाया था, इसलिए ये इसके षड्यंत्र में आ गया था। खैर कहानी है, इसका कोई नहीं पूछेगा। सलीम ने हत्या का पहला प्रयास किया था, यानी तलवार इसने चलाई थी, हत्या का पहला प्रयास। इख्तियारुद्दीन ने हत्या की थी, हत्या इसने की। इस प्रकार मणिपुर में किसकी हत्या हो जाती है, तो सुल्तान की हत्या हो जाती है मणिपुर में। और पीछे से दिल्ली में मैंने बताया था इब्राहिम रुकनुद्दीन को शासक बना दिया जाता है। अब रुकनुद्दीन जैसे ही शासक बनता है तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली जाता है, इस रुकनुद्दीन की यानी गद्दी से हटाता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तब तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, लाइक शेयर कमेंट करना जरूर नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।